हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति यादव और आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट पढ़ेंगे। नेशन स्टेट किसे कहते हैं बच्चों? जिस स्टेट में क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जिसमें कॉमन आइडेंटिटी होती है। जैसे हम चाहे पंजाब के रहने वाले हैं या तमिलनाडु के रहने वाले हैं, लेकिन अगर हम कहीं देश से बाहर जाते हैं तो हमारी कॉमन आइडेंटिटी होती है कि वी आर इंडियंस। नेक्स्ट इज बिलोंगिंगनेस, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी इसमें आता है नेशन स्टेट्स में। और न्यू सिंबल्स, जैसे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह एक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक है, और इसी तरीके से न्यू सॉन्ग्स और कुछ पेट्रियोटिक सॉन्ग है जिनमें कि नेशनलिज्म झलकता है, और कुछ न्यू आइडियाज़ जो कि किसी भी नेशन के विकास के लिए जो भी ज़रूरी आइडियाज़ होते हैं, लोगों को वो आइडिया रखने की छूट होती है। अब देखते हैं लेसन के रिगार्डिंग, अब हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस अमर्ज इन इंडिया, ये जो भावना थी नेशनलिज्म की, ये इंडिया में कैसे शुरू हुई और नेशनलिज्म इन कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में कैसे आया। सबसे पहली चीज़ थी कि इंडिया कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी था, और जो उसी समय पर लोगों ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट किया था। सभी लोग ब्रिटिश राज से परेशान हो चुके थे, और वो क्यों परेशान होते, क्योंकि उन्हें इंसान नहीं समझा जाता, एक एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता था, और उनके जो आपस की जो बॉन्डिंग है वो एक साथ कैसे आए, उस बॉन्डिंग में सबकी विचारधारा, सबके नोशन सब अलग अलग थे फ्रीडम को लेकर, लेकिन उनकी चाह सबकी क्या थी? आज़ादी। जैसे कोई मिल मजदूर है तो उसकी आज़ादी किसको लेकर थी कि उसे अब पूरा मेहनताना मिले, उसे बेगार प्रथा ना कराई जाए। किसान के रूप में किसान का अपना नोशन क्या था कि उसे ज़मीन का जो भी टैक्स देना पड़ रहा है वो इतना ना हो, इतना ज़्यादा ना हो, और किसान के जो बच्चे हैं उन्हें ज़बरदस्ती किसी न किसी बेगार प्रथा में लगा दिया जाता था। उनका अपना कोई वजूद नहीं था और ज़बरदस्ती उन्हें ब्रिटिशर्स की मनमानी झेलनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, जो गवर्नमेंट के जो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सरकारी जो कर्मचारी थे, उन्हें भी इस अपमान का सामना करना पड़ता था। उन्हें भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर के बराबर नहीं माना जाता था। न केवल उनकी सैलरी में डिफरेंस था, बल्कि उनके साथ में दुर्व्यवहार भी किया जाता था। और इसी तरीके से नेक्स्ट है, उसी समय पर 1914 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, और ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया, और उसका सारा खर्चा किससे वसूल किया जाता था? इंडिया से। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कुछ इम्पैक्ट हुए, जिसमें क्या हुआ? ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था ब्रिटिशर्स ने उसे बढ़ा दिया, और कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज, जो भी कस्टम ड्यूटीज थी वो बढ़ा दी गई, और इनकम टैक्स सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और इसके अलावा जो फोर्स रिक्रूटमेंट था रूरल एरियाज में, और सप्लाई के लिए, किसकी सप्लाई के लिए फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया? सोल्जर्स की सप्लाई। आई एम ज्योति यादव, हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का आज सेकंड पार्ट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम था 1914 से 1918 तक का टाइम था, और उस समय पर 1920 से 1921 में इंडिया के कई जगहों पर क्रॉप्स फेलियर हो गई थी, और इसके कारण से जो चीज़ों के दाम हैं वो ज़्यादा बढ़ गए थे, और इंडिया में फूड की शॉर्टेज हो गई थी। यहाँ तक का हमने कल पढ़ लिया था, और अब स्टार्ट करते हैं। गांधी जी भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी जी आ चुके थे। 1915 में गांधी जी आए थे। गांधी जी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। गांधी जी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह मूवमेंट करके सफलता प्राप्त करके अपने देश लौट आए थे 1915 में, और 1916 में, जनवरी 1915 में वो वापस आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से। 1916 में फर्स्ट उन्होंने मूवमेंट किया था, सत्याग्रह मूवमेंट किया था, जो कि चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ है बच्चों? बिहार में। और वो जो सत्याग्रह किया था उन्होंने किसके लिए किया था? पीजेंट्स के लिए किया था, और पीजेंट्स को ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए उनका साथ देने के लिए गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया। दूसरा था 1917 में, दूसरा सत्याग्रह गांधी जी ने किया 1917 में, जो कि खेड़ा गुजरात में था। इसमें
फार्मर्स को, पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए क्या किया था, क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए गए टैक्स को कम्प्लीटली दे सकें, इसीलिए गांधी जी ने इसमें इंटरफेयर किया। और 1918 में अहमदाबाद में एक और सत्याग्रह किया जो कि मिल वर्कर्स के लिए था, मिल वर्कर्स को हेल्प करने के लिए था। कॉटन मिल के जो वर्कर्स हैं वो अपनी कम वेजेस की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे और उन्होंने गांधी जी को इस बारे में लिखा और गांधी जी ने उनका सहयोग देने के लिए ये सत्याग्रह 1918 में किया। उसके बाद आता है बच्चों रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जो कि इसी समय पर गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह किया था। और रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट के बारे में हम बता रहे हैं आपको। रॉलेट एक्ट एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को इनफ पावर देने के लिए ये रिप्रेजेंट किया गया था और ब्रिटिशर्स को ये पावर थी कि वो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाल देते हैं 2 साल के लिए। और इसी कानून को भारतीयों ने कई जगह काला कानून कहा है, किसी ने नो अपील, नो वकील, नो दलील के नाम से भी इसे संबोधित किया है। और जो इसके गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था इसमें, उसमें क्या क्या हुई थी, रैलीज हुई थी इसके अगेंस्ट में कि ये कानून बिल्कुल गलत है, भारतीयों का बिल्कुल विरोधी है ये। और पुलिस रैलीज हुई थी, स्ट्राइक की थी और इसके फेवर में जो शॉप्स हैं वो शॉप्सकीपर ने अपनी शॉप्स बंद कर दी थी। और अप्रैल 10 में अमृतसर में क्या हुआ था कि पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने लोगों को परेशान किया था और इसी के चलते वहाँ पर एक मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसमें कि सारी पावर, मार्शल लॉ में सारी पावर आर्मी का जो हेड ऑफिसर होता है उसके पास होती है। तो मार्शल लॉ लागू किया गया। इसका हेड किससे बनाया गया? जनरल डायर को बनाया गया। और मार्शल लॉ का मीन क्या है? आर्मी कंट्रोल पावर। और इसमें आर्मी के पास सारी कंट्रोल हो जाती है और जो लोकल पुलिस होती है उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है। किस कंडीशन में? इन इमरजेंसी कंडीशन में। अप्रैल 13 में क्या हुआ? 1919 में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी का पर्व मनाने के लिए। उसी समय जनरल डायर ने जो एग्जिट पॉइंट थे, एग्जिट गेट थे, वो सब बंद कर दिए थे और लोगों पर फायर कर दिया था। ऐसा कहा जाता है, कई जगह ऐसा मिला है कि 350 लोग मारे गए और 1200 लोग इंजर्ड हुए, लेकिन कई जगह लिखा जाता है कि 1000 लोग मारे गए। ये संख्या में इतना वेरिएशन इसलिए है कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि लोग उनसे डरें और आगे से इस टाइप की कोई कार्रवाई ना करें उनके खिलाफ। और स्ट्राइक्स, इसके जो पीपल डिड नॉट नो अबाउट द मार्शल लॉ। वहाँ के लोगों को यही नहीं पता था कि कोई यहाँ मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है। और मार्शल लॉ के बाद में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में क्या क्या इफेक्ट हुए? स्ट्राइक्स हुई, जो पुलिस है उसको अपोज किया गया, अटैक्स किया गया जो जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, और जो गांव थे, गांव में क्या किया गया? बॉम्ब बनाए गए और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कि कई जगह बॉम्ब भी फोड़े गए। इसका इफेक्ट था गांधी जी ने जो ये मूवमेंट था, जो रॉलेट मूवमेंट था, ये क्या कर दिया? बंद कर दिया। और क्योंकि गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह का मतलब है कि बिना हिंसा किए हुए कोई भी अपनी बात को दूसरे के सामने रखना। सत्याग्रह, इट इज एन आइडिया बाय विच अ फाइट फॉर ट्रू कॉज और अगेंस्ट इनजस्टिस इज फॉट विदाउट एनी वायलेंस। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा था कि अंग्रेज हमारे ऊपर तब तक ही शासन कर पा रहे हैं जब तक हम हिंदुस्तानी उनका सहयोग कर रहे हैं। जिस दिन हमने उनको सहयोग करना बंद कर दिया तो वह दिन दूर नहीं, विदिन 1 ईयर वो यहाँ से, भारत से चले जाएंगे। तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी हिंदू मुस्लिम एकता। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम्स को भी आगे आने के लिए प्रोत्साहित। बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब टर्की डिफीट हुआ तो ये रूमर्स फैला कि
टर्की के खिलाफ जो जीतने वाली कंट्री है वो हार्श ट्रीटी इम्पोज करेंगी। किसके खिलाफ? खलीफा के खिलाफ। और बेटा ये खलीफा कौन था? खलीफा था रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम्स। जितने भी मुस्लिम थे उनका लीडर यही था खलीफा। खलीफा के द्वारा जारी किए गए आदेश को हर मुस्लिम्स मानता है और उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी तो इसका विरोध करने के लिए सब जगह के मुस्लिम्स इकट्ठा हो गए थे। और इसी तरह इंडिया में भी उसको एक खिलाफत कम्युनिटी बनाई गई जिसके कि फॉर्मर थे मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों ब्रदर थे और इन्होंने इस कम्युनिटी को खिलाफत कम्युनिटी को बॉम्बे में बनाया। और वो दोनों गांधी जी के पास बातचीत के लिए गए और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक अवसर मानकर उन्हें कैलकाटा सेशन में, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, उनको कन्विंस कर लिया, लीडर्स को कन्विंस कर लिया, स्वराज पार्टी के लीडर्स को और खिलाफत पार्टी के लीडर्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में की शुरुआत गांधी जी की एक बुक हिंद स्वराज में इसका आइडिया पहले गांधी जी ने दिया था। गांधी जी का मानना था अगर हिंदुस्तानी ब्रिटिशर्स को सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिशर्स यहाँ ज़्यादा समय तक अपने रूल को लागू नहीं कर पाएंगे। और इसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए लोगों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया था अपने टाइटल्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे। जैसे नाइटहुड का टाइटल सरेंडर किया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, और बाइकआउट किया गया सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, स्कूल्स का और फॉरेन गुड्स का। जगह जगह विदेशी कपड़ों की भी होली जलाई गई। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसमें भाग नहीं लेने वालों में से सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि नवंबर 1920 में जो इलेक्शन होंगे, काउंसिल इलेक्शन होंगे, उसमें वो सीट जीत जाएंगी और उनके पास पावर आ जाएगी। उस पावर से वो ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए गलत कामों के लिए आवाज़ उठा पाएंगे, जो कि उनके लिए एक अवसर था।